बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचार के थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हॉब्स, जिनका जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और जिन्हें सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक के रूप में जाना जाता है, लेकिन साथ ही हॉब्स को संप्रभुता का सबसे पहले प्रामाणिक रूप से व्याख्या करने वाले विचारक के रूप में भी जाना जाता है। आज इस लेक्चर में हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि संप्रभुता से क्या अभिप्राय है। देखिए, संप्रभुता राज्य की उस शक्ति का प्रतीक है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य सर्वोच्च है, या राज्य की जो संप्रभु शक्ति है वो सर्वोच्च है और उससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। जो भी विचारक, जो भी विद्वान संप्रभुता संबंधी विचारों का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि जो संप्रभुता है वो कानून से भी ऊपर है, अर्थात जो राज्य है या जो शासक है वो कानून से ऊपर है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना जनता का कर्तव्य है, जनता उसका विरोध नहीं कर सकती। और हॉब्स ने ही सबसे पहले संप्रभुता की प्रामाणिक व्याख्या की है। इससे पहले बोंदा जैसे विचारकों ने भी संप्रभुता संबंधी विचारों का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही वो कानून की महत्ता को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हॉब्स की गिनती उन विचारकों में से होती है जिन्होंने एक तरह से निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के संदर्भ में प्रोफेसर जॉन्स लिखते हैं कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा। यानी कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने की कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा और नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत है। संप्रभुता के सिद्धांत की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा की गई है। हॉब्स ने राज्य के निरंकुशतावाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभु सत्ता को समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया। हॉब्स के संप्रभु संबंधी विचारों के संदर्भ में एक विचारक वाहन ने लिखा है कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है। उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित किया। तो हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता आती है कि जो संप्रभु है वो समस्त कानूनों का स्रोत है, या हम कह सकते हैं कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। हॉब्स यह मानकर चलते हैं कि जो संप्रभु है वो समस्त कानूनों का आधार है या समस्त कानूनों का स्रोत है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्य की शक्ति किसी एक विशेष व्यक्ति और व्यक्ति समूह के पास है। उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, अर्थात कानून निर्माण की एकमात्र शक्ति संप्रभु अर्थात शासक के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं हॉब्स की संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता के ऊपर कोई बंधन नहीं है। संप्रभुता किसी की बाध्य नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। संप्रभुता से ऊपर कुछ भी नहीं है। संप्रभुता की विशेषता स्पष्ट करते हुए हॉब्स का कहना है कि जो संप्रभुता है वह असीमित है, ईश्वरीय, प्राकृतिक
या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है। यानी कि जो कुछ संप्रभु ने कह दिया वो अंतिम सत्य है, वो फाइनल है। संप्रभु से ऊपर ना तो ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई कानून है, ना कोई प्राकृतिक कानून है। यदि किसी कार्य को संप्रभु सही कह रहा है तो वो सही है, यदि कोई कार्य गलत है तो वो फिर गलत है। अंतिम शक्ति या अंतिम अधिकार किसका माना जाएगा? वो संप्रभु का ही माना जाएगा। यानी कि वो किसी भी प्रकार के समझौते से बाध्य नहीं है, किसी भी प्रकार के अनुबंध से बंधा हुआ नहीं है। उसकी जो शक्तियां हैं वो असीमित है। हम उनकी शक्तियों को किसी कानून या प्राकृतिक शक्तियों से नहीं सीमित कर सकते। इसके अतिरिक्त हॉब्स का यह भी कहना है कि जो संपत्ति की सृष्टि है वो कौन करता है? संप्रभु करता है। क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ है, तो संपत्ति का सृष्टा कौन है? संप्रभु है। संप्रभु चाहे तो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकता है। इसके आधार पर व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कहते हैं हॉब्स कि संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का भी एकमात्र स्रोत है। कहने से अभिप्राय है कि समस्त प्रकार राज्य को या शासन को चलाने की समस्त शक्तियां संप्रभु के पास है। संप्रभु सर्वे सर्वा है। और यहाँ संप्रभुता का प्रतीक शासक वर्ग से है कि जिसके हाथ में शासन को चलाने की शक्तियां हैं वो शक्तियां असीमित है। और इसी संदर्भ में हॉब्स कहता है कि समस्त प्रशासनिक शक्तियों का भी एकमात्र स्रोत कौन है? वो संप्रभु है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, उनको शक्तियां प्रदान करता है, उनके कार्यों को डिसाइड संप्रभु के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है संप्रभुता संबंधी विचारों की कि संप्रभु न्याय का भी स्रोत है। अर्थात हॉब्स का कहने का अभिप्राय है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका समस्त शक्तियों का एकमात्र स्रोत कौन है? वो है संप्रभु। वो कहता है कि जो न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को भी कोई स्थान नहीं दिया। यानी कि जो न्यायाधीश है, जो न्यायपालिका का प्रतीक है, जो सत्य, सही और गलत का डिसीजन देते हैं, उनको भी वो सिंहासन के नीचे का सिंह कहते हैं। यानी कि न्यायाधीश भी किसके आधार पर डिसीजन लेंगे? वो संप्रभु की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेंगे। अर्थात जो न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति का स्रोत भी कौन हो गए? वो भी संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का उसको चैलेंज नहीं दिया जा सकता, उसको सही या गलत न्यायालय के द्वारा नहीं ठहराया जा सकता। जो संप्रभु ने कह दिया है वो सही है। वो खंडन करता है कि जो न्यायपालिका की शक्ति है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट कहता है हॉब्स कि अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। यानी कि वो अधिकारों को भी व्यक्तियों को प्रदान नहीं करता। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकारों का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध और शांति का निर्णायक भी कौन है? वो भी संप्रभु है। यानी कि जो हॉब्स का संप्रभु है वो केवल आंतरिक रूप से ही शक्तिशाली नहीं है, वो आंतरिक क्षेत्र में ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि बाहरी रूप में भी वो शक्तिशाली है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता को असीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसी भी प्रकार का युद्ध या शांति का निर्णय करने का अधिकार केवल संप्रभु का है।
संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है और उसे अपनी इच्छानुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट विशेषता आती है कि संप्रभुता अविभाज्य और अद्वैय है। देखिए, जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। यह शक्तियों का विभाजन सरकार के 3 अंगों के बीच में होता है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में। शक्तियों का विभाजन होता है राज्य और केंद्र सरकार के मध्य। लेकिन जो हॉब्स है, उसका जो संप्रभु है, उसकी शक्तियां अविभाज्य हैं और अद्वैय, जो किसी को नहीं दी जा सकती। हॉब्स ने यहां तक कह दिया कि यदि शक्तियों का ही विभाजन कर दिया गया तो फिर संप्रभुता की या संप्रभु की कोई महत्ता नहीं रह जाती। संप्रभुता अविभाज्य और अद्वैय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, अर्थात शक्तियों का विभाजन, शासन को चलाने से संबंधित जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विभाजन नहीं किया जा सकता और ना ही वह किसी अन्य को प्रदान कर सकता है या उसका भागीदार बना सकता है। और लास्ट विशेषता आती है कि संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, यानी कि वो किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र पर कानून बना सकता है। वो हर प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने जो संप्रभुता संबंधी विचार व्यक्त किए हैं, एक तरह से उसने पूर्ण रूप से निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, जो किसी के भी अधीन नहीं है। वो कानून के अधीन भी नहीं है, वो प्राकृतिक विधियों के भी अधीन नहीं है और वो जनता के द्वारा भी उसका संचालन नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित तीनों शक्तियां संप्रभु के अधीन है। वो समस्त शक्तियों का स्रोत है।